हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ है ऑनलाइन, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाल विकास का जो जेनेटिक्स होता है और हमारा जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ, उसका जो भूमिका होता है एक बच्चे के विकास में, उसके बारे में कौन से कथन में सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने। हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला है, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत है हमारा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश में कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। नहीं। हमारा ऑप्शन सी क्या बोला है कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये भी नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला है, आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो आँख, रंग आदि के रंग के लिए होता है, जबकि परिवेश जो होता है, परिवेश क्या होता है, चेंजेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए। हमें कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, वो सब हम किस पे डिपेंड करते हैं, वो सब हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। फ्रेंड, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा 5 डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमें क्या पूछता है, 2 से 6 वर्ष के बीच। तो यह हमारा कौन सा अवस्था हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बता दें कि डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो अलग होता है और जीन पियाजे का जो है वो अलग है। दोनों अलग अलग होते हैं, समझे, इसमें आप कंफ्यूजन ना कर, समझे। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे का 4 होता है, वो कॉग्निटिव से संबंधित है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें 5 हमारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिरे की ओर होता है। यानी कि हमारा इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारा जो विकास है वो कहाँ से होता है, शरीर के मध्य से, शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की ओर जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया है कि जब भी हम सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं डेवलपमेंट में, तो हमारा वो कौन सा हो जाता है, हमारा प्रोक्सिमो प्रोक्सिमो डिजिटल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अधोगामी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दौरान अपनी गुड़िया पे करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बच्चा क्या कर रहा है कि जब भी वो घर पे सब्जियां नहीं खाती है तो उसको क्या करता है, माता पिता से डांट पड़ती है। उसी डांट को वह कहाँ पे यूज कर रहा है, जब वह गुड़िया के साथ खेलती है तो वह गुड़िया को डांटती है। तो यह हमारा कौन सा व्यवहार को दर्शाता है। ये फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमारा प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है वह परिवार के द्वारा होता है। परिवार को ही प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार से जो सीखी है उसी को वह दोहरा रही है। तो किसका, कौन से सामाजिकरण का प्रभाव है, प्राथमिक सामाजिकरण का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनीता ने का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रहे थे, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया। कोहल वर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में। फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट का कोई अगर कलम ले लिया है तो वह उसके बदले में उसका खाना खाती है। तो इसमें क्या होता है, कोहल वर्ग का या जो हमारा होता है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखन होता है, ऑप्शन डी होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम
किसी चीज़ के लिए सामर्थ्य होते हैं तो हम उस वस्तु को अपने लिए ज़रूरत के अनुसार पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या था, रश्मि कलम के लिए सामर्थ्य थी तो वो कलम ले ली, और उसी का बदला लेने के लिए क्या करती है, अनीता जो है उससे, अनीता से क्या करती है, भोजन ले लेती है, क्योंकि वह सामर्थ्य है भोजन लेने में। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्या का समाधान निकालने योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या बोला है, बच्चा जो है संरक्षण से संबंधित जो समस्या होती है उसका जो समाधान निकालता है वो किन पहलुओं पर निकालता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण जो संबंधित होता है वह किस पे संबंधित होता है, वह हमारा विकेंद्रीकरण पे संबंधित होता है एवं प्रतिवर्ती पे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला हम, क्योंकि वह क्या करता है, उसके तार्किक रूप से न करता है, तार्किक योग्यता लगाता है। जब तार्किक लगाएगा तो विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्ती हो जाए, और जब तार्किक नहीं लगाता है तो हमारा केंद्रीयकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राघव 1000 ऊपर इस तरह से चलने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी क्षमता क्या कहलाती है। फ्रेंड्स ये जो है हमारा, ये मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे घोड़ा होगा, राघव घोड़े पर, तो यह हमारा कौन सा, वह यह दिखाना चाहता है कि वह घोड़े पे कैसे सवारी कर सकता है, वो घोड़े पे सवारी करने के लायक है। तो यह हमारा कौन सा प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा, यह हमारा सांकेतिक हो जाएगा, क्योंकि संकेत के द्वारा ही ना वह दिखा रहा है कि हम घोड़े पे सवारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि किस निकटस्थ विकास का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी के वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है। फ्रेंड्स जब भी हम किसी को सहायता करते हैं तो सहायता क्या करते हैं, जितना उसके पास रहता है उससे अधिक ही सहायता करते हैं ना। तो निकटस्थ में उसका क्या सहायता करेंगे, जितना उसके पास है उससे ऊपर ही सहायता करेंगे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है स्टूडेंट, उसको अगर हम सहायता करेंगे तो यहाँ ऊपर के अनुसार न करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऊपर सहायता करते हैं। तो निकटस्थ का मतलब होता है कुछ ऊपर सहायता देना। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता रहता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम इस वाचन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी प्राइवेट स्पीच, यानी कि जब भी हम खुद से बात करते हैं तो खुद से जब बात करते हैं तो उसको वाइगोत्स्की ने क्या बोले, व्यक्तिगत वाचन, यानी कि प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच की बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी की जब भी बात की जाती है तो वह हमारे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने इसमें 8 प्रकार के बुद्धि की बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। फ्रेंड्स इसमें यह बता रहा है कि जो भी बच्चे यानी कि वंचित है, यानी कि जिन्हें कभी स्कूल में आने की क्या बोलते हैं, आने की सुविधा नहीं हुई या किसी भी कारण से वह स्कूल से वंचित रहे, तो वो जब पढ़ने के लिए आएंगे क्या बोलते हैं स्कूल में या किसी भी जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे जोखिम हो सकता है, कौन कौन से कारक उसको क्या कर सकते हैं, उसे स्कूल आने से मन में नकारात्मक सोच आदि ये सब ला सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या करें, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उसके प्रति बहुत कम अपेक्षा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम किसी स्टूडेंट को उससे नकारात्मक सोच से देखते हैं, उसके बारे में बहुत कम अपेक्षा करते हैं कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तो उस पर क्या होगा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा ऑप्शन क्या है, और क्वेश्चन है, एक विद्यालय
लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई विद्यालय है जिसमें लड़कियों को सिर्फ संगीत नृत्य आदि में ही भाग लेने के लिए कहा जाता है, उसमें उसको क्रिकेट फुटबॉल ये सब में क्या होता है भाग लेने के लिए नहीं कहा जाता। तो यह हमारा कौन सा चीज़ को दर्शाता है? जेंडर बायसनेस, यानी कि जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह, यानी कि लड़कियां ही केवल संगीत नृत्य कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देना, यानी कि जो जेंडर आधारित रूढ़िवादी चले उसको चुनौती कहाँ दे रहे हैं हम, तो उसी को फॉलो करें, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि करने के लिए व्यवहारिक उपक्रम, ये भी नहीं होगा। हमारा यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, नहीं ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है और उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई भी एक टीचर है जो बच्चे के समूह को बहुत ही बारीकी से अवलोकन करती है, यानी कि ऑब्जर्व करती है, देखती है कि बच्चा क्या क्या चीज़ करता है, उसका जो हरकत है उसको अपने डायरी में लिखती है। समझ में आया? और डायरी में लिखने के बाद लास्ट में उसका अवलोकन करती है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इस प्रकार के मूल्यांकन को हम लोग सतत एवं समग्र विकास अवलोकन मूल्यांकन कहते हैं। सतत एवं समग्र, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, सतत एवं समग्र मूल्यांकन हम उस मूल्यांकन को कहते हैं जिसमें बच्चे के बहुत सारी हरकतें उसके अवलोकन करके उसकी बहुत ही दैनिक जीवन में होने वाले समस्या और होने वाली घटनाओं आदि को अवलोकन करके किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत समग्र मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आकलन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हम आकलन करते हैं किसी भी चीज़ का, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए, भय युक्त परिवेश में यानी कि बच्चे को डर लगे पढ़ने के लिए ऐसा परिवेश करेंगे नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखंड एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करेंगे नहीं, किसी को भी चिन्हित नहीं करना है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिगम जो हम करा रहे हैं उस पर फीडबैक देना बच्चे को, तुम कैसे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करोगे तो तुम्हारा और विकास होगा, ये हो गया हमारा विश्वसनीय प्रति, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह से शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनाना चाहिए? यानी कि कोई विद्यालय है जिसमें क्या है विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या है बच्चे पाए जाते हैं, उन विभिन्न प्रकार के बच्चों को कैसे कौन से शिक्षण या कौन से शिक्षण मेथड यूज करें जिससे कि बच्चा क्या हो अपने आप को बोरिंग स्कूल में फील ना कर सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या का आकलन अपनाना है। विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत तो करना नहीं है। लचीलापन का भाव रखते हुए बच्चों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पोषित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लचीलापन रहना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है या स्कूल का जो नियम है उसमें लचीलापन होना चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो ऐसा नहीं है कि तो विकलांग को भी आपको प्रेयर में आना ही है जनरल बच्चे के साथ, तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से आप दान कभी अति सक्रिय आत्मक व्यक्ति कर्म वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ADH का मतलब क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएंटी हाइपर रिएक्टिव बच्चा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है वह अपने आप को किसी एक बात पर या किसी एक वस्तु पे या किसी एक कार्य पे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता है। ऐसे बच्चे को हम लोग ADHD वाला बच्चा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बच्चा कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन देखिए, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति नहीं, आसानी से विचलित, हाँ देखिए फ्रेंड्स आसानी से विचलित हो जाएगा। ADH वाला जो भी बच्चा रहेगा ना वो क्या करेगा? आसानी से विचलित हो जाएगा अपने काम से। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रतिभाशाली स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट को कहते हैं जो कि किसी भी कार्य को बहुत ही जल्दी से, और गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन के रूप में भी इनको हम कहते हैं। तो वो इसको पढ़ाने के लिए क्या, अपनी स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। प्रदत्त कार्यों और मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व देंगे नहीं। लेखन कार्यों को समय घटा देंगे नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें उसकी स्वेच्छा से जो चयन किया हुआ है उच्च स्तरीय, उसमें मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी कि हमारा जो NPA है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो हमारा उपागम चल रहा है, जो अधिगम की जो प्रणाली चल रही है, उसको किस में बदलाव करने की ज़रूरत करती है, अनुशंसा करती है। रचनावादी, व्यवहारवादी नहीं, रचनावादी में तो होगा नहीं चेंज, रटने पर आधार, यहाँ पे रटने होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मिस्टेक है, रटने होगा। रटने पर आधारित अधिगम और धारात्मक समझ को, हाँ फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाए कि जो हमारा रटने पर जो आधारित अधिगम है ना, उसमें क्या करने के लिए कहता है, बदलाव करने के लिए कहता है। नई शिक्षा नीति यह कहता है कि हमारा जो भी अधिगम होगा या उपागम होगा, उसमें बच्चे को प्रयोगात्मक रूप से अधिक उसमें क्या करना है, सम्मिलित करना है, लीन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि खुशबू विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा किसी कार्य को अगर खुद से करता है, तो हम उससे वैसे कार्य को, हम लोग क्या, वैसे कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा लगती है, उसे हम लोग आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। यानी कि अंदर से, यानी कि क्या है, हमारा बहुत सारा कार्य करने के बाद भी हमारा जो हॉबी है वो हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसके लिए हमारा कौन सा प्रेरणा है, उसके लिए हमारा आंतरिक प्रेरणा है। तो हम उस खुशबू के पास कौन सी प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, जिसके कारण वह पढ़ने के बाद भी क्या करते हैं, गिटार का अभ्यास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रचनावाद में क्या होता है कि बच्चे को क्रिएटिविटी के रूप में देखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी को अपने समाज के लिए स्वयं सृजित करना, ये तो सही है। कुछ भी नया सीखने मौजूदा समाज पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है, नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि हमारा सीखना जो है सामाजिक क्रिया के द्वारा बाधित नहीं होता, उसके द्वारा और आगे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं पे था। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज में।